मेरे प्यारे वॉरियर्स, डेफिनेटली विल कम टू द हाई क्वालिटी अमेजिंग प्रीमियम क्वेश्चंस, पेपर लीक क्वेश्चंस। मगर इसके पहले एक बहुत ही बढ़िया मोमेंट आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। आज सुबह का मोमेंट है और मेरे लिए इट वाज नॉस्टैल्जिया फॉर मी। मैं सो रहा था, ठीक है, आई वाज स्लीपिंग। मेरे पास दो वीडियो कॉल आते हैं। तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट इतने, अब मैं क्या बोलूँ, कई बैच के स्टूडेंट ऐसे होते हैं नोट्स डालने के लिए वीडियो कॉल कर देता है। तो कई बार मैं ऐसे इग्नोर कर देता हूँ। फिर मैंने इंस्टाग्राम खोला, मैंने देखा यार ये तो मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है, मैसेज कर रहा है। नाम मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए यहाँ पर पिक्चर भी प्राइवेसी के लिए हाइड कर दी है। सो टुडे अर्ली मॉर्निंग ही वोक मी अप, ही मेड मी वेक अप इन द मॉर्निंग। और जब इससे वीडियो कॉल पर बात करी ना यार, लिटरली इट वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। बच्चा खुद मेरे से कह रहा था कि ठीक आज से एक साल पहले वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिटन एग्जाम एंड SSB एंड एवरीथिंग, एंड टुडे वी आर हैविंग वीडियो कॉल। इट वॉज रियली अ प्राउड मोमेंट यार, ठीक है। मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ भाई, ये जो मोमेंट है ना, मैं चाहता हूँ कि ये जो मोमेंट है सिर्फ एक बार मैंने जिया है ना, सिर्फ एक बार ना जियो, ठीक है। आई वॉन्ट टू लिव इट मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। एंड दिस इज़ पॉसिबल नॉट ओनली बाय माई एफर्ट्स बट फ्रॉम योर साइड टू। आई वॉन्ट यू टू गिव योर बेस्ट, ठीक है। जितना हो सकता है आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो यार। मैं तो आपका साथ देने को तैयार ही हूँ। गोल मार्केट में बैठा हुआ था भाई, ठीक है। ही शोड मी गोल मार्केट। उसके पेरेंट्स साइड में बैठे हुए थे, फादर मदर, दोनों काफ़ी बढ़िया पर्सन है यार। उन दोनों को मैंने देखा, मिला, ठीक है। पहले भी उनसे हमारा सलाह मशवरा हुआ था मेरा उनके साथ। बाकी बहुत बढ़िया लगा यार, मज़ा आ गया लिटरली, ठीक है। मैं उठा, फिर मैंने सोचा यार अब और भी अच्छे हाई क्वालिटी के क्वेश्चंस आज स्टूडेंट को देता हूँ, ठीक है। मैंने CDS का प्रीवियस ईयर पेपर उठाया और भी बढ़िया क्वेश्चंस लेकर आ गया। तो यार करते हैं आज का सेशन कंटिन्यू, ठीक है। आज कुछ और मेरे को नहीं बोलना है, ठीक है, बस। तो मेरी तरफ से उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी ने केमिस्ट्री का जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट कर लिया होगा। यहाँ पर टिक मार्क लगा दे रहा हूँ, बस इन सवाल को कर लो। देखो, जिन स्टूडेंट को केमिस्ट्री का C भी नहीं आता है, ठीक है, जिनको डर लगता है, घबराहट होती है, ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर मेरा सेशन देख रहे हैं और जिसको भी दिमाग में ऐसा हल्का सा फेयर है कि NDA केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा हुआ है, ठीक है, एक बहुत बड़ा मतलब रॉकेट साइंस है, ठीक है, डरने की बात नहीं है। ये जो पेपर लीक सीरीज के क्वेश्चंस है ना, इतने लगाकर चले जाओ। नहीं आपने, ठीक है, नहीं आपने मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पेपर में लगा दिए ना, तो फिर बोलना। इस बार हो सकता है कि आउट ऑफ क्वेश्चन यहीं से आ जाए, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोलाइड्स, ठीक है, इज द डिस्पर्सिंग मीडियम अ लिक्विड। तो मैंने आप सभी को, ठीक है, आप सभी को एक चीज़ पढ़ाई थी जिसको बोलते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। मैंने क्या पढ़ाया था, कोलाइडल सोल्यूशन। तो व्हेन आई वाज टीचिंग यू कोलाइडल सोल्यूशन, मैंने आप सभी को एक बढ़िया सी बात बताई थी, ठीक है। जब अपन सोल्यूशन की बात कर रहे थे तो कैसे बन रहा था सोल्यूशन, हमारा सोल्यूट एक था सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। दिस गिव्स यू व्हाट, सोल्यूशन। ये आपको क्या देता है, सोल्यूशन देता है। बिल्कुल सर, एकदम सही बोला आपने। उसी तरीके से यदि हमारा सोल्यूशन की जगह कोलाइडल सोल्यूशन बन रहा है, ठीक है, इसकी जगह यदि हमारा कोलाइडल सोल्यूशन बन रहा है तो सॉल्यूट की जगह पता क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेस, ठीक है, और सॉल्वेंट की जगह पता क्या होगा, डिस्पर्सिंग मीडियम, ठीक है, जिस मीडियम में घुल रहा है ये वो, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, कोलाइडल बन जाएगा। तो यहाँ पर पिछले वाले सेशन में पार्ट 1 जिसने भी नहीं देखा, मैंने इवन ट्रिक भी बताई थी। यहाँ से क्वेश्चन से और भी क्लैरिटी आप सभी को मिल जाएगी कि अब यहाँ पर पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कोलाइडल सोल्यूशन है जिसमें डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड है, डिस्पर्सिंग मीडियम जिसमें घोलते हैं, ठीक है। तो अब हमको देखना है, देखो थोड़ा डिकोड करते हैं ये वाले क्वेश्चन से। हो सकता है आपको सारी की सारी चीजें याद हो जाएं, ठीक है। जो ग्राफ मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो टेबल अभी आपको बताऊंगा, वो एकदम आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट इन आवर लास्ट सेशन बट स्टिल आई वांट टू टॉक अबाउट इट। कभी भी अपन मिस्ट की बात करते हैं, मिस्ट मतलब सर, मिस्ट का मतलब होता है फॉग, ठीक है, एक तरीके से फॉग, ठीक है। फॉग का मतलब क्या होता है, अरे फॉग का मतलब बताया ना, मैंने आपको पढ़ाया था, जो बादल आसमान पर बनने थे वो जमीन पर बन जाए, उनको फॉग कहते हैं। और ये अपन ने कब जिक्र करा था, अपन ने क्लाइमेटोलॉजी वाले सेशन में। याद रखना, क्लाइमेटोलॉजी वाले सेशन जरूर देख लेना। मैं दोबारा एक शॉर्ट वीडियो बनाकर बोलूंगा भाई, हर बार बोलता हूँ, हर बार क्वेश्चन कराता हूँ। इनिशियली तो बच्चा देख लेता है मगर रिवाइज करने नहीं जाता है, रिकॉर्डेड नहीं देखता है उन सेशन का। दोबारा देख लेना यार। जो बोलते हैं ना ज्योग्राफी के, फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, वो मेरी सेशन से आते हैं, आप देख लेना जाकर, ठीक है। बाकी बच्चों को पता है, ठीक है। अब यहाँ पर है फॉग।
फॉग के साथ आपने देखा होगा, फॉग के साथ क्लाउड, ठीक है, ये सारे वर्ड एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है, थोड़ा इनमें फ़र्क होता है, 19-20 का। फॉग अलग होता है, क्लाउड अलग होता है, मगर है सभी, ये सभी गैस से मिलकर बने। देखो कभी भी फॉग, क्लाउड, मिस्ट आपको याद आता है, ठीक है। तो अब एक बात मेरे को बताओ, आपको मतलब ऐसे बादल याद आ रहा है तो आपको गैस याद आती है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर क्या मतलब डिकोड कर रहे हैं, ए, ठीक है, ए हम लोग यहाँ पर डिकोड कर रहे हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्लाउड है, तो क्लाउड ये पूरा का पूरा क्या है, गैस है, ये पूरी की पूरी गैस है। इस गैस में थोड़ा बहुत क्या प्रेजेंट होगा, मान लो लिक्विड प्रेजेंट होगा, ठीक है, इस गैस में थोड़ा बहुत लिक्विड प्रेजेंट होगा। तो हमें तो अब ज्यादा क्वांटिटी में गैस प्रेजेंट है, तो हमें तो डिस्पर्सिंग मीडियम मतलब जिसमें घुल रहा है वो क्या है, लिक्विड, ठीक है, वो क्या है यहाँ पर लिक्विड। तो ठीक है, हमको डिस्पर्सिंग मीडियम तो ज्यादा क्वांटिटी वाला हुआ ना, यहाँ तो गैस में लिक्विड मिल रहा है, लिक्विड में गैस नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। तो आप समझ रहे हो, ऐसी चीज जो आपके ऊपर थोपी जाती है, मैंने आपको एग्जाम्पल देकर, रियल लाइफ एग्जाम्पल देकर याद करवा दिया, ठीक है। अब कभी भी अपन फोम की बात करते हैं, सो व्हेन वी टॉक अबाउट फोम, ठीक है, फोम की बात करते हैं, तो फोम आप एक बात बताओ, जैसे फोम हुआ, शीट हुई, ठीक है, फोम की शीट आती है ना, और फोम के बाद एक और चीज रहती है गद्देदार, ठीक है, फ्लेक्सिबल। फोम की जैसे शीट आती है वो दिखने में तो आपको सॉलिड दिखती है, ठीक है, बड़ा सा ऐसे, जैसे ये फोम है, अपन बी वाला डिकोड कर रहे हैं, आपको एक ऐसी बड़ी सी शीट दिखेगी, ठीक है, ऐसी बड़ी सी शीट ऐसे करके, ठीक है, होती भले ही वो फ्लेक्सिबल है, आपने बेड शीट देखी होगी, फोम की होती है। तो मेनली जो उसका मेजर पोर्शन रहता है वो क्या रहता है सर, वो रहता है सॉलिड, ठीक है, वो रहता है सॉलिड। अब ऐसा मानकर चलो वो सॉलिड फोम फ्लेक्सिबल ऐसे बना कि इसके अंदर हमने इंजेक्शन से क्या डाल दी, गैस डाल दी, छोटी क्वांटिटी में क्या डाल दी, छोटी क्वांटिटी में गैस मिला दी। तो छोटी क्वांटिटी गैस है और सॉलिड है, तो यहाँ पर तो लिक्विड का जिक्र ही नहीं है, और ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ठीक है, बी भी गलत है। समझ में आ गया सर, ठीक है। जेली वाला रहता है सॉलिड और लिक्विड, ठीक है, उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे, बट लिसन टू मी केयरफुली, जब लिक्विड में, ठीक है, अब फाइनल में बता रहा हूँ, ठीक है, डी वाला नीचे कर दे रहा हूँ, जब किसी लिक्विड में, ठीक है, लिक्विड में आपने इस लिक्विड में क्या मिला दिया, गैस मिला दी, इस लिक्विड में गैस मिला दी, तो पता क्या बनेगा, शेविंग क्रीम, ठीक है, बनती है शेविंग क्रीम। तो मैंने आपको सिर्फ ये नहीं बताया कि डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड किसका होता है, मैं चाहता तो आपको सीधे आंसर लगवा देता, मगर मैंने आपको हर एक चीज़ डिकोड करके बताई। अभी भी मैं आपको ऐसा नहीं है छोड़ दूंगा, मैं आपको एक टेबल बताऊंगा, ठीक है, यहाँ पर ये टेबल देखिए, ये टेबल को याद करने की ट्रिक मैंने पिछले वाले सेशन में भी बता दी थी, कैसे करके याद करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी चीज़ें ऊपर है यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे लिक्विड लिक्विड मिलते हैं तो क्या बनता है, इमल्शन बनता है, जैसे दूध हुआ, फेस की क्रीम हुई, ऐसे करके, ठीक है। गैस गैस कभी नहीं मिलता, सॉलिड सॉलिड मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉलिड सोल बनता है। तो ऐसे करके अभी जो अपन ने करा, देखो अभी याद करे कौन कौन से, एक तो फॉग क्लाउड मिस्ट याद कर लिया, शेविंग क्रीम याद कर लिया, एक ये याद कर लिया यार, क्या, स्मोक, ये गैस के साथ लिक्विड, फॉग क्लाउड मिस्ट, ठीक है, ओके, ये याद कर लिया। स्मोक में भी वही है, गैस में थोड़ा सॉलिड ऐड कर दो तो स्मोक हो जाएगा, ये भी हो गया। फोम, रबर, स्पंज, ये अभी याद करा, जेली का हल्का सा जिक्र करा था, और ये सॉलिड 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 सोल, तो ये तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है। तो आप देख रहे हो कितनी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर ये क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ कंपाउंड, ठीक है। तो देखो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा, बच्चे एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट कंपाउंड, ठीक है, अपन कंपाउंड की बात करते हैं ना, तो ये जो बड़ा सा कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड, ये पता कैसे बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स एक साथ कंबाइन होते हैं। आप लिख दो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, कॉम्बिनेशन काय का बन रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं यहाँ पर बच्चे, एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं। अब एलिमेंट्स कैसे कंबाइन हो रहे हैं, देखो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जैसे एक एलिमेंट, ठीक है, एक एलिमेंट, लेट मी रब दिस, ठीक है, एक एलिमेंट मैंने क्या लिया, सोडियम, ठीक है, एक एलिमेंट मैंने सोडियम लिया, अरे 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 ये क्या हो गया, चलो ठीक है, कंटिन्यू, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है एंटीवायरस आ गया है क्लास में, रिन्यू करो। एंटीवायरस तो अभी मेरा मतलब वायरस तो अभी मेरा सेशन देख रहा है ना, तो कहाँ से वायरस आएंगे, वायरस अभी बिजी है मेरा सेशन देखने में। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, एक है सोडियम, एक है सोडियम, ठीक है, और एक है क्लोराइड, ठीक है, क्लोरीन बोल दो या फिर क्लोराइड बोल दो, चलो मैं क्लोराइड बोल दे रहा हूँ, ठीक है। सोडियम Na है और क्लोराइड Cl है, ये दोनों जब मिलेंगे एलिमेंट क्या बनेगा, NaCl। तो ये जो NaCl है ये पता क्या है, ये है आपका कंपाउंड, ये है कंपाउंड। अब एलिमेंट क्या होते हैं गुरुजी, देखो एलिमेंट, ठीक है, गुरुजी मत बोलना भाई, वो गलती से निकल गया मेरे मुंह से, माफ कर दो, मेरी जबान फिसल गई भैया, ठीक है, ठीक है। एलिमेंट्स कैन बी डिफाइंड एज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर
दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है भाई, एलिमेंट्स को केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से आप तोड़ नहीं सकते हो, और ये जो एलिमेंट्स की डेफिनेशन है ये एंटोनियो लेवोजिए ने दी है। ठीक है, एलिमेंट अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, और एक होता है मेटलॉइड्स। इनके बारे में जिक्र अपन कब करेंगे, जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डेडिकेटेडली फोड़ेंगे इसके बाद वाले सेशन में, इसके बाद के बाद वाले सेशन में। ठीक है, मेटल की कुछ क्वालिटी रहती है, लस्ट्रस मतलब शाइनिंग, डक्टाइल मतलब वायर में चेंज करने वाली, मेलेबिलिटी मतलब शीट्स में चेंज करना, सोनोरस मतलब व्हेन दे आर स्ट्राइक ऑन द सरफेस दे क्रिएट साउंड एंड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मेटलॉइड्स मतलब जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की क्वालिटी रहती है, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, एंटीमनी, जर्मेनियम। ये सब अपन मेटल्स और नॉन मेटल्स में पढ़ेंगे। बस मैंने ये बता दिया कि एलिमेंट्स क्या है, एकदम मैटर के बेसिक फॉर्म है जो कि और आगे फर्दर नहीं टूटते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या पूछा है कि इसमें से कंपाउंड कौन सा है, क्या सिलिकॉन कंपाउंड होगा? नहीं। टिन क्या है? नहीं, ये तो मेटल है। सुगर का सोल्यूशन, अरे सुगर का सोल्यूशन नहीं भाई, सुगर तो अपन एक तरीके से मिक्सचर है। ठीक है, इसको कंपाउंड थोड़ी ना बोलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलकर वो बन रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर कैल्शियम और कार्बोनेट एक साथ मिले, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, CDS 1 2025 का क्वेश्चन आप सभी ने एकदम खत्म कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन भाई। ठीक है, एक NDA 1 2025 का क्वेश्चन और यहाँ पर NDA 2010 के पार्ट 2 का क्वेश्चन। मैं सही बता रहा हूँ, ये 2010 का क्वेश्चन जरूर है, मगर इतना तगड़ा क्वेश्चन है, इतना तगड़ा क्वेश्चन है ना भाई, मजा आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करें। बिल्कुल सर, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर एंड कंपाउंड्स इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ठीक है, पहला है क्या लिखा है, अ मिक्सचर दैट शोज। ठीक है, हमको नॉट करेक्ट बताना है। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, जो मिक्सचर है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिनसे मिलकर वो बना है उसकी प्रॉपर्टी शो करता है, बट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, मगर जो कंपाउंड है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी एकदम इंटायरली डिफरेंट होती है। मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊं, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, एक मिक्सचर लेते हैं। ठीक है, मिक्सचर अपन कौन सा लेते हैं, मिक्सचर अपन लेते हैं नमकीन, जो कि आपने बनवाया है। ठीक है, नमकीन अपन मार्केट से बनवाते हैं ना, ये नमकीन है। अब इस नमकीन में, ठीक है, अलग अलग चीजें हैं। आपको क्या मिलेगा, आपको मिर्च मिलेगी, आपको नमक मिलेगा, आपको गाठिया मिलेंगे, आपको चिप्स मिलेंगे। ठीक है, आपको नट्स मिलेंगे, है ना, ऐसे बहुत, आपको मसाले मिलेंगे, लेमन मिलेगा। तो ये आप एक बात बताओ, इन सारी की सारी चीजें आपको मिक्सचर शो करेगा, मतलब मिक्सचर में वो सारी प्रॉपर्टी शो होंगी जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बनी है। मतलब 1 2 3 4 5 6 ये जितने भी हैं, इन सभी की प्रॉपर्टी, इन सभी का टेस्ट वहां पर देखेगा। बट ऑन दी अदर हैंड, इफ आई टॉक अबाउट कंपाउंड, यदि मैं कंपाउंड की बात करूं, जिसका एग्जांपल मैंने कल भी दिया था, जैसे कि वाटर। ठीक है, वाटर का मतलब होता है H2O। H2O, अब मेरे को प्यास लगी है। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट इतने नीच हैं, वो मेरे को क्या दे देंगे, सर आप सांस लो, तो वो आ गई ऑक्सीजन, और अब हम आपको हाइड्रोजन पिला देते हैं, तो ये हो गई हाइड्रोजन, आपकी प्यास बुझ जाएगी। अरे प्यास नहीं, मैं ही बुझ जाऊंगा, फिर पेपर लीक सीरीज गई, बाय बाय। ठीक है तो जो प्रॉपर्टी, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी है ना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसकी प्रॉपर्टी, और यहाँ पर जो मेन कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, दे बोथ आर इंटायरली डिफरेंट। ठीक है, तो पहली वाली स्टेटमेंट में भी यही लिखा है, मिक्सचर जो है वो प्रॉपर्टी शो करते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की, मगर कंपाउंड की इंटायरली डिफरेंट होती। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट नहीं होगा, स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट, क्योंकि हमको तो नॉट करेक्ट चाहिए ना। बढ़िया। दूसरा यहाँ पर क्या बोला है कि मिक्सचर मे बी होमोजेनस और हेट्रोजेनस, बट कंपाउंड इज अ होमोजेनस सब्सटेंस। यार सही लिखा है, वैसे ही है। ठीक है, मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, अपन ने पढ़ा था ना, हेट्रोजेनस और होमोजेनस, और कंपाउंड होमोजेनस सब्सटेंस। तीसरा क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड। ठीक है, बाय फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड के थ्रू आप ये मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हो, बट कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। एकदम सही बोल रहे हैं आप। एक बात बताओ, एकदम सही चीज लिखी है ये, पहले तो टिक मार्क करो। फिजिकली यदि आप चाहो ना, तो इस नमकीन में से आप भाई नट्स अलग कर दो। ठीक है, आप नट्स के बाद वो जो लंबे लंबे रहते हैं, ठीक है, गाठिया, ठीक है, आप उन्हें अलग कर दो। ठीक है, आप चिप्स को अलग कर दो, आप मसाले को अलग कर दो, हाथ से अलग कर सकते हो। ठीक है, मगर कंपाउंड की बात करेंगे ना, कंपाउंड को सेपरेट पता कैसे किया जाता है, या तो केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तब जाकर इनको अलग किया जाता है। क्लियर है सर, मजा आ गया। तो सर लास्ट वाली स्टेटमेंट हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मगर एक बार रीड तो करो। एनर्जी इज ईदर एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अ मिक्सचर। मतलब जब अपन मिक्सचर बनाते हैं तो एनर्जी या तो इवॉल्व होती है
या तो एब्जॉर्ब होती है, बट नॉट इन द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड। उल्टा लिखा है, कंपाउंड एक तरीके से केमिकल रिएक्शन से मिलकर बन रहा है, ठीक है। तो भाई यहां पर और केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से यदि उसको अलग कर सकते हो तो कहीं ना कहीं आप देखो ना, केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल चेंज हो रहा है, तो यहां पर एनर्जी होती है, ठीक है। यहां पर एनर्जी इवॉल्व होती है। मिक्सचर नमकीन बना रहे हो, यहां पर आप कैसे कह सकते हो कि एनर्जी इवॉल्व होगी और ये होगा वो होगा? नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं। क्लियर है? सभी को समझ में आया? क्या बढ़िया। मतलब यार सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम सारी की सारी चीजें बहुत प्यार से कर रहे हैं, ठीक है। और यार एक चीज मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, ठीक है, एकदम मेरे को देखो, ठीक है। थैंक यू सो मच यार, ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरे ठीक है, मेरे फादर का आज कॉल आया था मेरे को, मेरे से कह रहे थे कि जब खुद का चैनल स्टार्ट कर रहा था तब उस समय पर मैंने तेरे को देखा था, काफ़ी थोड़ा घबराया हुआ था कि बच्चे मतलब आएंगे कि नहीं, ठीक है। मैं कभी भी सब्सक्राइबर नहीं बोलता हूँ, आपने देखा होगा, मैं हमेशा फैमिली बोलता हूँ, ठीक है। मैंने सोचा था यार 5-1 हज़ार की फैमिली बन जाए, 5-1 हज़ार बच्चे जुड़ जाएं, इतना इनफ है। अपना एक मतलब एक प्लेटफॉर्म बन जाए अपनी बात को रखने के लिए, क्योंकि पता रहता है ना, मेरे को पता है भाई कि जब तक, ठीक है, मेरा दिमाग मेरे पास में है, ठीक है, मेरे दोस्त मेरे पास में, मेरी कलम मेरे पास में, मेरा परिवार मेरे पास में, मेरे स्टूडेंट मेरे पास में, मेरे को बेस्ट क्वालिटी कंटेंट देने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। फालतू का टाइम पास कराने वाली चीज़ें वो सब अलग है, ठीक है। इसलिए मैंने आपने देखा होगा जो कैपेक्स डिफेंस नाम का हमारा यूट्यूब चैनल है वो अलग करा है, ठीक है। बाकी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें क्लियर कर दूंगा कि मैं किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहा हूँ क्या, ठीक है। कल एक वीडियो बनाऊंगा या इसके बाद कोई भी वीडियो बनाऊंगा, उसमें क्लियर कर दूंगा, क्योंकि कई जगह से मेरे को ऑफर आए, ठीक है, और ये चीज़ मैं एकदम क्लियर कर दूंगा वीडियो बनाकर, ठीक है। सेकेंडली मैं ये कहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस मच, ठीक है, थैंक यू सो मच, ठीक है। मेरे से अपने लेवल पे जितना बनेगा मैं उतना आप सभी के लिए तैयार हूँ, ठीक है, करने के लिए। आगे आने वाला जो ND2 2026 है उसके लिए भी मैं बहुत बेहतरीन प्लान कर रहा हूँ, मगर उसका जिक्र अभी नहीं करूँ तो बेहतर है, ठीक है। मैं आगे चल के कर दूंगा, जो बच्चे अभी एलिजिबल नहीं है ND1 2026 के लिए, वो एलिजिबल हो जाएंगे ND2 2026 के लिए, उनके लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक। बाकी थैंक यू सो मच यार, ठीक है। म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। और यार कई लोग तो बोलते हैं कि स्टूडेंट, ठीक है, डोंट जस्ट सपोर्ट यू, दे लव यू इंटेंसली, ठीक है, इंसेनली। यही प्यार तो चाहिए यार, ठीक है। ये चीज़ यदि होती है ना, ये काम मेरे से करवा लेती है, रात रात भर जाकर। आपको देखा होगा अभी सानिध्य, मैंने नाम ले रहा हूँ सुबह कॉल आया था, ठीक है, अकेडमी से, ठीक है। तो उस टाइम पर मैं सो रहा था, लेट उठा था, क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है रात में जगा होगा, कंटेंट बना रहा था मैं भाई, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अगेन, आई वुड से थैंक यू, ठीक है। एक चीज़ है यार, आपको खुश रहना है तो हमेशा ग्रेटफुलनेस शो करो, ठीक है। जो जहाँ से भी आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपका भला हो रहा है, जस्ट से थैंक। एक बार शुक्रिया बोलकर देखना, इतना बढ़िया फील होता है जैसे मेरे को फील हो रहा है, ठीक है। जस्ट से थैंक, जहाँ से भी आपको बढ़िया चीज़ कुछ भी हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरे को बोला, अपने पेरेंट्स को एक बार बोल कर आना, थैंक यू सो मच मम्मी फॉर इतना बढ़िया खाना बनाने के लिए। चलो आगे बढ़े, ठीक है। अब यदि वही बोले ना कि सर आप सेशन के बीच में बहुत बोलते हो, तो बच्चे सेशन छोड़कर चले जाओ, मैं तो बोलूँगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ कंपाउंड इज नॉट करेक्ट, ठीक है, ठीक है। कंपाउंड कौन सा नॉट करेक्ट है? तो अब तो कंपाउंड यार एकदम ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। क्या बढ़िया बात कही है यार, केमिकली बने होना, जैसे H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ठीक है, एकदम इनका फिक्स्ड प्रोपोर्शन, फिक्स्ड रेशियो है ना, केमिकली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एलिमेंट से मिलकर बने हैं, तो ये तो एकदम सही लिखा है, ठीक है। हमसे नॉट करेक्ट पूछ रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है? प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। एकदम सही बात है, सही है, ये भी सही है यार। कंपाउंड की प्रॉपर्टी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से अलग होती है। यहाँ पर क्या लिखा है? कंपाउंड इज एन इम्प्योर सब्सटेंस। अरे भाई गलत, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। इम्प्योर नहीं होता, प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है। दीज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इनको सेपरेट किया जा सकता है। अब आपके दिमाग में पता, जो एकदम डीपली पढ़ रहा है, ठीक है, उसके दिमाग में एक डाउट पता क्या आएगा? सर इसमें क्या लिखा है? द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड। सर तो कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो तो एलिमेंट्स होता है, और एलिमेंट्स को तो अभी आपने बताया दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है। अरे मगर यहां पर अपन कंपाउंड के टूटने की बात कर रहे हैं, कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट टूटेंगे ना तो कंपाउंड टूटेगा, तो इसलिए अपन कंपाउंड के टूटने की बात कर रहे हैं। यदि एग्जैक्ट ऐसा लिखा हो कि एलिमेंट्स
कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, फिर वो ठीक है वो गलत हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, तो फाइनली यहां पर मैं क्रक्स देना चाहूंगा कि कंपाउंड क्या होता है। When two or more elements are combined with one another in a fixed ratio to form compound, इसको कंपाउंड बोलेंगे। इनका एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। They have totally different properties than that of their constituent element, जो इनके एलिमेंट है उनसे इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो काफी अलग होती है। Constituents can only be separated by chemical or electrochemical reaction, केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से इनको सेपरेट कर सकते हो, hence they can be broken down। बढ़िया सर, मजा आ गया। याद रखना जो एटॉमिक रेडियस है इनकी, ठीक है, इज मेजर्ड इन, जो एटॉमिक रेडियस है बेसिकली एक एटम की रेडियस है, उसको नैनोमीटर में क्या करा जाता है, मेजर करा जाता है, और एक नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁹ मीटर। ठीक है, क्लियर है, ये बस मैंने आपको बता दिया। अब एक यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बढ़िया वाला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। अच्छा, दो एलिमेंट एक साथ कंबाइन होकर दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। द मास ऑफ वन एलिमेंट combining with a fixed mass of the other are in the ratio of small whole number। मतलब कि इसका मतलब पता क्या है, एक तुमको फिक्स्ड मास दिया है, ठीक है, ये जो फिक्स्ड मास है ये इसके साथ रिएक्ट हो रहा है, ये इसके साथ रिएक्ट हो रहा है, ये इसके साथ रिएक्ट हो रहा है। जब इसके साथ रिएक्ट हो रहा है तो यहाँ पर कुछ बना है, यहाँ रिएक्ट हुआ तो यहाँ कुछ बना है, यहाँ मतलब कई सारी चीजें बना रहा है। तो एक बात बताऊं ना, इसको, ये जो लॉ है, दिस लॉ इज नोन एज मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर हमने तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ा है। अरे मैं पढ़ाऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहले तो दो बेसिक लॉ, ठीक है, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, और एक लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पता क्या बोलता है, पहले तो याद रखना ये उसने दिया जिसने एलिमेंट की डेफिनेशन दी, एंटोनियो लेवोजी। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसको अलग भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भी केमिकल प्रोसेस में, क्लोज सिस्टम में जो मास होता है रिएक्टेंट साइड का और प्रोडक्ट साइड का वो इक्वल रहता है। वो जो अपन बैलेंसिंग करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं टू वैलिडेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। अब यहां पर देखिए, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये किसने दिया था, लुइस प्राउस्ट, ठीक है, जेएल प्राउस्ट, ठीक है, प्राउस्ट ने इसको दिया था, ठीक है। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, ये जो प्राउस्ट है ना, इनका नाम याद रखना। प्राउस्ट ने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दिया। डेफिनेट मतलब कांस्टेंट, डेफिनेट का मतलब कांस्टेंट, और प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशियो, ठीक है। केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम रेशियो, ठीक है, कंबाइंड टुगेदर इन द सेम रेशियो। तो कहीं ना कहीं आगे चल के कुछ आपको मैं पोस्टुलेट बताऊंगा, डेल्टन के जो पोस्टुलेट्स थे ना, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है कहीं ना कहीं, रिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ द प्रिपरेशन सोर्स फ्रॉम वेयर इट इज टेकन। तो यहाँ पर ऐसा है भाई, तो जितने भी जो कंपाउंड बन रहा है उसके एलिमेंट्स है ना, उनका फिक्स्ड रेशियो होता है। अभी आपने देखा हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ये सब मिलकर बन रहा है। जैसे 2 है, यहाँ पर ये 16 है, 1:8, मतलब ये मास का अपन बता रहे हैं। समझ में आया सभी को? बिल्कुल सर। तो यहाँ पर और बढ़िया तरीके से मल्टीपल प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन को दिया है। इट वॉज गिवन बाय प्राउस्ट और मल्टीपल प्रोपोर्शन वॉज गिवन बाय डेल्टन। ये भी मैंने समझा दिया और ये भी दोनों समझा दिया। ऑलरेडी मैंने आप सभी को दोनों समझा दिया, ठीक। अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी की स्क्रीन के ऊपर क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। आप सभी को डेल्टन एटॉमिक थ्योरी तो पढ़ा दी जाती है, मगर ये नहीं बताते हैं कि उसकी कौन सी जो पोस्टुलेट है वो सही नहीं है, कौन सी मतलब फॉल्स प्रूव हुई। तो देखो एक बात मैं आपको बताऊं ना, देखो जॉन डेल्टन ने पता क्या बोला था, जॉन डेल्टन ने ये बोला था कि जो एटम है, ठीक है, एटम क्या है, एक इंडिविजिबल पार्टिकल है, एक इंडिविजिबल एटम, एक इंडिविजिबल पार्टिकल है। इंडिविजिबल मतलब कि जो कि आगे चल के डिवाइड नहीं हो सकता है। इंडिविजिबल का मतलब ये होता है, हेंस इसने क्या लिखा, हेंस, ठीक है, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब एक बात मैं आपको बताऊं, ठीक है, ये जो चीज लिखी, क्रिएट नहीं कर सकता है, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, ये तो सही है, ठीक है, ये तो सही है, ठीक है, एटम्स के नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मगर यदि अपन ऐसे बोले ना, दे आर इंडिविजिबल, ठीक है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। अरे भाई इसमें ना आगे चल के इस एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल मिले, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल, और वो सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से थे, आपने नहीं देखा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इन एन एटम, ये एक्सप्लेन कौन नहीं कर पाए थे, डेल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ लगा दो करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। अब आपको जॉन डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी बताता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, सब एकदम बढ़िया तरीके से करेंगे।
ऑल मैटर इज, और भाई सुनो मेरी बात, जितने लोग भी पूछ रहे हैं ना भैया आपका पेड बैच कौन सा है, ठीक है, वो फिर अपन NDA 2 2026 में देखेंगे। अभी जो अपन यहाँ पर कर रहे हैं ना, सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करना है, जस्ट फोकस हेयर ओनली। मेरा मन होता तो पेपर लीग सीरीज उठाकर मैं एक प्रैक्टिस बैच लेकर आ जाता, फीस रख देता 1000 रुपये, ठीक है, आ जाते बच्चे, उनको पता है कितने बढ़िया लेवल के क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, मगर फिर भी यहाँ पर फ्री में आप सभी के सामने ये सारी चीज़ें रख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी बात सुनो, जॉन डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स, ठीक है, सारे के सारे मैटर टाइनी पार्टिकल्स एटम से मिलकर बनते हैं, तो डेल्टन ने एटम को डिफाइन करा। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, अभी मैंने बता दिया। यहाँ पर क्या बोला, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब ये इनका मास सेम होता है, ठीक है। यार अभी जब आइसोटोप्स पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ फॉल्स प्रूव हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ फॉल्स, एक तो ये फॉल्स प्रूव होगी और इंडिविजिबल पार्टिकल ये फॉल्स प्रूव होगी, ठीक है। ये वाली देखो, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट मतलब जो डिफरेंट एलिमेंट है उन डिफरेंट एलिमेंट के जितने भी एटम हैं उनका अलग मास होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। देखो क्या होता है कि एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं यहाँ पर, अपना एलिमेंट, मतलब मॉलिक्यूल तो बनाते हैं, उन्हीं मॉलिक्यूल से मिलकर यहाँ पर क्या बनता है, एलिमेंट। यहाँ पर देखिए, एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, एकदम सही बात है, एटम कंबाइन होते हैं स्मॉल होल नंबर में ताकि उनको क्या बनाना रहता है, कंपाउंड बनाना रहता है, सही है। द रिलेटिव एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, एक कंपाउंड में कितने, ठीक है, कितने, ठीक है। अब यदि अपन बात करें H2O वाटर का है, हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, ऑक्सीजन का 1 है, तो नंबर और किस प्रकार के एटम ये तो कांस्टेंट है, ठीक, समझ में आया। अब यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो एटम है सेम एलिमेंट के, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट वाले एटम है, सेम एलिमेंट समझ रहे हो, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। भाई एक बात बताऊं आपको, सेम एलिमेंट के एटम, ठीक है, जिनका सेम मास होता है, आप अभी थोड़ी देर में ना आइसोटोप का नाम सुनोगे, आइसोटोप्स का नाम सुनोगे। आइसोटोप्स का मतलब पता क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है, मगर जो एटॉमिक मास है ये क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। अभी आप देखना, आइसोटोप मतलब कि सेम एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट है उसके 2 आइसोटोप होते हैं, मतलब आइसोटोप मतलब कि सेम एटॉमिक नंबर और अलग अलग मास। फॉर एग्जांपल 2 एटॉमिक, उसके 2 आइसोटोप हैं, ठीक है, जैसे क्लोरीन का एक 35 और एक 36, ठीक है, जिसका मास एक का 35 है और एक का 36 है। तो बच्चे एक बात मेरे को बता, एक का मास 35 है, एक का 36 है, तो तुम कैसे कह सकते हो सेम एलिमेंट के आइडेंटिकल मास हो सकता है। तो याद रखना, जॉन डेल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है, ठीक है, वो आइसोटोप की वजह से फेल हो जाती है। उसकी एक पॉस्टुलेट, ये आइसोटोप की वजह से, आइसोटोप्स फेल्स अ पॉस्टुलेट ऑफ डेल्टन, ठीक है, डेल्टन। और कौन सा वाला पॉस्टुलेट था, वो पॉस्टुलेट था ये वाला, ठीक है, जो सेकंड थर्ड वाला यहाँ पर लिखा हुआ है ना, मैंने रॉन्ग टिक करा, ये वाला, ठीक है, तो ये वाला गलत है भाई, ठीक है, आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो सेकंड वाला और रीड कर लो, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये तो सही है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर, तो ये तो सही है। तो ओनली वन, ठीक है, वो वाला गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। बढ़िया। अब देखो, आप सभी को एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैं आपका मतलब थोड़ा समझ सकता हूँ, आपकी मेंटालिटी समझ सकता हूँ, ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता है, एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, एटम, प्रॉब्लम हो रही है ना। देखो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से। आप बोलोगे सर मज़ा आ गया, ठीक है, सुनो मेरी बात, सारे बच्चे एकदम ध्यान से सुनना। भाई देखो, एटम क्या होते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एटम्स, ठीक है, एटम क्या है, जैसे ये H है, ये एटम है, ठीक है, H। अब यदि मैंने बोल दिया एटम, हाउ मेनी, मैंने बोल दिया कितने, ठीक है, ठीक है, एटम है बस ये H का एटम, हाइड्रोजन का एटम, ठीक है। अभी यदि मैं, ये अधूरा है, ठीक है, ये अधूरा है, पूरा क्या है, H2, ठीक है, ये पूरा है, ये पूरा है। अब इसमें पूरा क्यों है पता, क्योंकि ये आंसर करता है हाइड्रोजन के कितने एटम, तो यहाँ पर क्या लिखा है 2, तो ये जो नीचे लिखा रहता है ना, इससे पता चलता है 2 एटम्स। तो मेरे कहने का मतलब है, हाइड्रोजन का ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, ये जो है, ये पता क्या है, ये है मॉलिक्यूल, ठीक है,
तो एक मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलकर बन रहा है? हाइड्रोजन के 2 एटम से मिलकर बन रहा है। समझ में आया सभी को? और यही मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? एक एलिमेंट बनाते हैं। बात करते हैं, समझ में आया? मतलब एलिमेंट को मगर फर्दर ऐसा कह सकते हैं, मगर फर्दर उसको डिकोड नहीं कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूल समझ में आया? ग्रुप ऑफ 2 और मोर, ठीक है, ग्रुप ऑफ 2 और मोर केमिकली बॉन्डेड एटम्स कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट, शो ऑल प्रॉपर्टीज दैट ऑफ सब्सटेंस। तो मॉलिक्यूल तो बिल्कुल यार सारी प्रॉपर्टी बताएगा जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या आया। यहाँ पर क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोटॉमिक एलिमेंट। मोनोटॉमिक मतलब जो एक एटम से मिलकर बन रहा है, ठीक है, उसको मोनोटॉमिक। तो ये अलग अलग होते हैं, एक मोनोटॉमिक, डायटॉमिक। तो ये याद कर लेना। देखो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिखा है, याद कर लो। अब जैसे आर्गन है, आर्गन हीलियम, ये दोनों मोनोटॉमिक हैं, इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी, ठीक है। ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं? O2, हाइड्रोजन को O2, नाइट्रोजन को N2, क्लोरीन को Cl2, ये सारे के सारे डायटॉमिक हैं। फॉस्फोरस को P4 टेट्राटॉमिक है, सल्फर को S8 पॉलीटॉमिक है, ठीक है। हर बार क्वेश्चन आता है ये। तो एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। ये मोनोटॉमिक हो सकता है, डायटॉमिक हो सकता है, ट्राइटॉमिक हो सकता है, और भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें क्या है? मोनोटॉमिक नहीं है। तो ये जो आयोडीन है इसको I2 बोलते हैं। ये क्या है? डायटोमिक, ये है डायटोमिक। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आप लिख दो आयोडीन। क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर क्लियर है। यहाँ पर देखिए फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, नियॉन और सल्फर, ठीक है। फॉस्फोरस का P4, ठीक है, नाइट्रोजन का N2, ठीक है, सल्फर का S8 और नियॉन का 1। बस लगाते रहना आप। NDA 2 2025 का क्वेश्चन था ये। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछा है? व्हाट इज द फॉर्मूला मास ऑफ अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। मतलब फॉर्मूला मास बेसिकली पता है ये आपसे क्या पूछ रहा है? मेरे को बताओ मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। ये पूछ रहा है कि मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो मेरी बात सुनो, मॉलिक्यूलर मास मैं आपको निकालना सिखाऊं? यदि मैंने बोल दिया कि H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालो, ठीक है, तो पता कैसे निकालेंगे? पहले तो हाइड्रोजन का मास कितना है? 1, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय जितने नीचे एटम है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो एक पेयर जैसे ही तुम्हारा खत्म हो, ये पेयर जैसे ही खत्म हो, इंक्लूडिंग 2, इसमें 2 भी इंक्लूडेड है, आप फिर लगाओ प्लस, ठीक है। अब है सल्फर, ठीक है। सल्फर मतलब सल्फर का मास कितना है? 32 मल्टीप्लाई बाय सल्फर के कितना एटम है? नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा है तो 1। अब ये वाला जो है ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, अब लगाओ प्लस, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना है? ऑक्सीजन का मास है 16, ठीक है। नीचे क्या बोल रहा है? नीचे बोल रहा है 4। तो अब आप देखो 2 प्लस 32 प्लस 6 चुके 24 और ये 64, 4 5 6 7 8 और 6 7 8 9 98 U, ठीक है। U यूनिट है मॉलिक्यूलर मास की। तो ये आपका आंसर आ गया मॉलिक्यूलर मास। ऐसे निकालते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पता क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि सर एलिमेंट का मास कैसे याद करें, मास कैसे याद करें? तो यहाँ पर देखो आप, ठीक है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का मास क्या है? हाइड्रोजन का मास 1। अब देखो कार्बन, बा आ रहा है इसमें, कार्बन है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 12, ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 14। तो ये जो N है ये कहीं ना कहीं 4 जैसा दिख रहा है इसलिए 14। ऑक्सीजन का 16, ऑक्सी, तो C आ रहा है तो C से 16। ट्रिक है भाई ये। अब चाहे आप हंसो मेरे ऊपर या कुछ करो, क्रिंज बोल दो, ठीक है। मेरा बस ऑब्जेक्टिव ये है, सवाल आना चाहिए, बनना चाहिए बच्चे को। सोडियम, ठीक है। अब ये S जो बना है, ये जो S बना है ये कहीं ना कहीं 3 जैसा दिख रहा है, बिल्कुल सर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 23, सोडियम का 23। आप हमेशा एक चीज़ पाओगे, सोडियम और मैग्नीशियम तेरे को पेयर में ही मिलेंगे, ठीक है, Na और Mg, ठीक है। यदि तुम इसके एटॉमिक नंबर का बात करोगे ना, इसका 11 है, इसका 12 है, ठीक है। मास की बात करोगे तो सोडियम का 23 है और मैग्नीशियम का 24 है, ऐसा है। यहाँ पर मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा? 24, ठीक है। तो ये भी याद हो गया सर, ये 24। सल्फर का 32, यहाँ पर भी 30 मगर ये 32 है, तो याद रखना सोडियम का 23, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, ठीक है, क्योंकि 2 आइसोटोप है, और कैल्शियम का 40, दैट्स इट, ठीक है। तो इतनी कहानी क्लियर है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था ये तो यहाँ पर तो ठीक है आपको दे भी दिया, मगर एग्जाम में एक्सपेक्ट मत करना कि आपको दो। Na2CO3 पूछ रहा है, तो Na का कितना है? 23 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस कार्बन का 12, 1 है यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना हो जाएगा? 2 46 प्लस 12 प्लस 18 और ये 48, 6 7 8 8 और 8 16,
एक 1 कैरी, 4 और 4 8 और एक 9 और एक 10, 106 यू, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बस मज़ा आया? बिल्कुल सर, बहुत मज़ा आया। ठीक, अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है, अन एटम ऑफ कार्बन हैज़ 6 प्रोटॉन, ठीक है, तो मास नंबर इज 12, तो उसमें कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो अब मेरी बात सुनो, एक चीज़ तो आपको पता चल गई है कि ये जैसे एटम है और आगे चल के आप देखना ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन, ठीक है, और एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं शेल में, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब देखो मेरी बात, आगे चल के आप पढ़ोगे, यहाँ 2 करते हैं, इसमें 8 करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी ये अपन थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ठीक है। मगर मैंने आपको ये बता दिया कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है क्या, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल है, सब डिवाइडेड पार्टिकल है, ठीक है। आगे अपन ने एटम को और डिवाइड कर दिया कि एटम के अंदर ये भी होते हैं। अब मेरी बात सुनिएगा, ठीक है, एकदम बढ़िया बात बता रहा हूँ, सुनना सारे बच्चे, एकदम मेरी बात ध्यान से, ठीक है। जो बच्चे मास नंबर होता है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, एटॉमिक मास, इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास, ठीक। ये पहले देखो एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, दिस इज इक्वल टू योर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जो तुम्हारा एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो है प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, न्यूट्रॉन्स। क्लियर है, समझ में आया? अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है एक कार्बन है जिसके पास 6 प्रोटॉन है और उसका मास नंबर 12 है, तो उसके पास न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो यार मास नंबर आपको, अब तो ये बेसिक मैथ्स, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलस, एलजेब्रा कैलकुलेशन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में इतना सारा कैलकुलेशन, स्टैटिस्टिक्स में सॉरी इतना सारा कैलकुलेशन, तो ये नहीं बनेगा क्या तुमको। मास नंबर तेरा 12 है, ठीक है, मास नंबर 12 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने दे रखा है, 6, तो न्यूट्रॉन निकालना है x, तो कितना होगा, 6 होगा, और क्या, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आया? क्या आंसर इंपॉर्टेंट है, क्या आंसर इंपॉर्टेंट है? आप बोलोगे हाँ, मैं बोलूँगा नहीं, ठीक है, मैं बोलूँगा नहीं, क्यों, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कंसेप्ट जो कि मैं यहाँ पर बच्चों को करवाता हूँ। समझ में आया? समझ में आ रहा है सभी को? तो अब जैसे मेरी बात सुनो, अब जैसे मेरे को कभी भी, फॉर एग्जाम्पल कार्बन है ना, ये कार्बन है, इस कार्बन का एटॉमिक मास पता कितना है, एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास है 12, ठीक है, ये मास ऊपर लिखा, और एटॉमिक नंबर पता कितना है, 6। तो जो नीचे लिखा रहा है ना, ये क्या है, एटॉमिक नंबर, जो ऊपर लिखा रहा है ना, ये क्या है, एटॉमिक मास। समझ में आया? जिसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है, ये देखो जो ऊपर लिखा है ये मास है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन। समझ में आया? हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा यार, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। आपको मास देखो, अब यदि तुमको ये मास क्लियर है ना, अब मैं तुमको एकदम भारी भरकम सवाल करवा रहा हूँ, ठीक है। सुनो कैसे करेंगे, अपन साथ में करेंगे, अकेला मैं नहीं करूँगा, ठीक है, चलो करते हैं। A sample of oxygen contains two isotope of oxygen with mass 16U and 18U। अब देखो भाई, ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप आ गए। अब आइसोटोप क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो आप देखो ना, U मतलब मास, एक मास आपको 16 दिया है, एक 18 दिया है, और दोनों किस प्रपोर्शन में पाए गए, 3:1। तो अब हमको बताना एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैसे होगा। तो भाई देखो, मैं आप सभी को एवरेज एटॉमिक मास निकालना सिखा रहा हूँ बहुत ही प्यारे तरीके से, ठीक है, निकालना सिखा रहा हूँ एवरेज, ठीक है, एटॉमिक मास, ठीक है। तो अब यदि आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है ना, तो आप देखो पहले वाला, है ना, ऐसे करके कि पहला वाला जो आइसोटोप है उसका मास कितना है, M1, ठीक है, उसको बोलते हैं M1, ठीक है। रुको 1 मिनट, उसको बोलेंगे M1, ठीक है। इस M1 का मल्टीप्लाई करो रेशियो नंबर 1 से, ओके, ठीक है, कर दिया, प्लस दूसरा वाला मास M2, इसका मल्टीप्लाई करो दूसरे वाले रेशियो से, डिवाइडेड बाय रेशियो नंबर 1 प्लस रेशियो नंबर 2। आप करके देख लो, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अपॉन 3 प्लस 1, 18, और ये 48 हो गया, प्लस ये 18 हो गया, अपॉन 4 हो गया, ठीक है। 8 और 8 कितना होता है सर, 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 66
अपॉन 4। तो आंसर पता क्या आएगा? 4 वन ज़ा 4, 2, 24, 5। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है? ऐसे करके निकालते हैं। अब सेम चीज़ को पता तुमसे क्या पूछ लेगा, हमको अबंडेंस बताओ, अबंडेंस क्या होता है ना? अब तुम घबरा जाओगे। अरे घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है जब तक मैं यहाँ पर बैठा हूँ। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अब तुमको देखो कैसे द रिलेटिव, जैसे तुम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हो वैसे ही यहाँ पर क्या निकालते हैं? अबंडेंस। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन एग्जिस्ट इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म, एक 10B और एक 11B। ठीक है, तेरे को एक क्या दे रखा है? एक 10B दे रखा है, ठीक है, और एक क्या दे रखा है? एक 11B दे रखा है। तो एक बात बता, ऊपर क्या लिखा रहता है? मास लिखा रहता है, ठीक है। तो तेरे को बेसिकली मास नंबर 1 क्या दे रखा है? 10 दे रखा है ना। मास नंबर 2 क्या दे रखा है? 11 दे रखा है, ठीक है। ये दे रखा है, बिल्कुल सर दे रखा है, ये 11 है। अब आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि जो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब रिलेटिव एटॉमिक, तो यहाँ पर ऊपर हमने एवरेज एटॉमिक मास वही होता है, यहाँ पर रिलेटिव एटॉमिक मास तेरे को 10.81 दिया है, तेरे को रिलेटिव दिया है टोटल, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास कितना? 10.81 दे रखा है। वॉट विल बी द अबंडेंस ऑफ, ठीक है, तेरे को बताना है कि अबंडेंस क्या होगा काय का? 10B का और 11B का, ठीक है। भाई ये तो इंडिविजुअली पूछ लिया यार। हाँ, तुमको मास दे रखा है, बस कैसे निकालोगे? अबंडेंस का मतलब पता क्या है? अबंडेंस का मतलब एक तरीके से रेशियो। तो हमेशा याद रखना, कभी भी तुमसे पहली चीज़ क्लियर रखना, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कभी भी तुमसे पूछे कि बच्चे अबंडेंस बता, ठीक है, तो समझ जाना अबंडेंस स्टैंड्स फॉर रेशियो की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब रेशियो कैसे निकालें? सर रेशियो ऐसे निकालते हैं, M1 मल्टी, हम कैसे निकालते हैं? M1 ऐसे करेंगे ना, जो हमारे दिमाग में आ रहा है पहले वो लिखो, है ना, कोने में लिखते हैं। M1 मल्टीप्लाई बाय सर R1 होता है, प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय सर R2 होता है, अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। सर मगर M1 पता है, M2 पता है, हमको R1 और R2 नहीं पता है। मगर एक चीज़ आप देखो, हिंट दी है, एक्सपेक्ट मत करना कि आगे सेम हिंट दे। कंसिडर अ सैंपल ऑफ 100 एटम, मतलब 100%, लेट कर लेना 100% है। समझ में आ रहा है? तो तुम एक काम करो, इसका अबेंडेंस यदि तूने x% लिया है तो इसका कितना हो जाएगा? 100% में से x माइनस कर दे, 100 माइनस x%, ये होगा, बिल्कुल होगा। तो अब मेरी बात समझो, ठीक है। M1 कितना है? 10 मल्टीप्लाई बाय इसका अबंडेंस x प्लस M2 कितना है? 11 ही है। इसका अबंडेंस 100 माइनस x, ठीक है। अब या तो और अपॉन में, अब क्या होगा? अब रेशियो का प्लस करेंगे क्या? मूर्खता मत करना, ये रेशियो नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे? 100 लेंगे, क्योंकि हम परसेंट से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10x, ठीक है, और इक्वल टू तुमको कितना दे रखा है भाई? 10.81, बढ़िया। 10x प्लस 1100 माइनस 11x इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1081 आ जाएगा। बढ़िया सर। माइनस x प्लस 1100, ठीक है, इज इक्वल टू 1081, ठीक है। तो बेसिकली x उधर जाएगा, तो 1100 में से 1081 जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आपके x की वैल्यू हो जाएगी, कितना आएगा? 10 में से 1 जाएगा तो 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1, तो x कितना आ गया? 19 आ गया। x तुम्हारा 19 आ गया। सो इफ़ योर x इज़ 19, ठीक है, x तुम्हारा 19 है, मतलब 10 वाले का पहले पूछा, 10 वाला 19, तो आप देख लो दूसरा वाला ये 19 है और दूसरा 81 आ जाएगा, मतलब 100 में से x माइनस करेंगे तो 81। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है? आसान सवाल तो हर कोई करवा देता है, मेन ऐसे सवाल जो बच्चों का थोड़ा लगे कि हाँ यार आगे आ सकता है। एक बार आया एनडी 2024 के वन में आ गया, तो 26 के वन में नहीं पूछ सकता क्या? मॉलिक्यूलर मास ये निकाला, ऊपर अपन ने एक मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का निकाला, एक निकाला Na2CO3 का, एक यहाँ पर HNO3 का गिवन है। 3 बार सिखा दिया मैंने। अब बात करता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। चलो क्वेश्चन यहाँ पर एटॉमिक नंबर का आ रखा है भाई। क्या पूछ रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग मोस्ट करेक्टली डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। ओके, एटॉमिक नंबर रेफर्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। मज़ा आ गया सर। अब देखो एक बात बता रहा हूँ, एटॉमिक नंबर के लिए ना, जैसे किसका क्या एटॉमिक नंबर है, एक टेबल याद कराया जाता है, ठीक है, टेबल ऐसे करके, हा, ही, ली,
हा ही ली, आ ही ली, बी, बा, का, ना, हो। तो ऐसे करके मैं फिंगर से अपन ऐसे करते हैं, हा ही ली, बी, बा, का, ना। अब जैसे ना आया 7 नंबर पे, ठीक है, ना आया 7 नंबर पे, तो ये क्या हो जाएगा 7, ठीक है। तो ऐसा करके टेबल तो ऐसा बहुत आगे तक है, आप एटलीस्ट ये जितना आपको याद करना है, ठीक है। मैं आपको मतलब पूछ नहीं रहा हूँ, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आई एम गिविंग यू कमांड, ठीक है। मैं आपको एक कमांड दे रहा हूँ, आपको एक ऑर्डर दे रहा हूँ कि बच्चे यदि ज़िंदगी सफल चाहिए ND1 2026 में, ठीक है, CDS1 2026 में, ये याद कर, ठीक है। कैसे याद करना है ऐसे बता देता हूँ कैसे। अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके हैं। हा ही, मेरा तरीका यह है, हा ही ली, बी, बा, का, ना, ओ, फा, नी, ना, मग, अल, सी, पा, स, कल, अर, पा, स, कल, अर, ठीक है। इसके आगे और भी है, का सकती, ठीक है। ऐसे करके बहुत आगे थोड़े हैं, मगर इतने तो याद होने चाहिए। ये आपको एटॉमिक नंबर पता है, ठीक है। अब इससे आपको एटॉमिक नंबर पता चलेगा और इससे आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन भी पता चल जाएगा। जैसे आप गिन के, मैंने पूछा मैग्नीशियम, आप गिनने लगे, कैसे गिनोगे, हा ही ली, बी, बा, का, ना, ओ, फा, नी, ना, मग। मग का है 12 नंबर पे आ रहा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें कितना है 12, नंबर एटॉमिक नंबर कितना है 12। समझ में आया? क्लियर है सभी को? सर क्लियर है, मजा आ गया। अब सर कुछ बच्चे यहाँ पर है बोलेंगे, भैया हमको तो पहले से ही याद है। अरे यार, तो मेरे को उन बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ेगा जिनको कुछ नहीं आता, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बिल्कुल सर, आगे बढ़े। आइसोबार, यहाँ पर क्या लिखा, आइसोबार। एक आइसोटोन होते हैं, एक आइसोबार होता है, ठीक है। तो याद रखना, आइसोटोन, ठीक है, और एक आइसोबार, ठीक है। तो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, और दूसरा क्या आता है, एटॉमिक मास, ठीक है। आइसोटोन पता क्या होता है, आइसोटोन, अरे आइसोटोन नहीं सर, आइसोटोप। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। मैं आपको बताऊं, टोप से क्या याद आएगा, एटॉमिक नंबर। और आइसो का मतलब पता क्या होता है, आइसो का मतलब होता है भाई सेम, ठीक है। तो यहाँ पर टोप का मतलब एटॉमिक नंबर। कैसे याद करोगे पता, टी इसमें आ रहा है और टी इसमें आ रहा है, बस एक यदि याद आ गया तो दूसरा तो ऑटोमेटिक, दूसरा डिफरेंट। आइसो बार मतलब बार क्या सेम होगा, ये सेम होगा, एटॉमिक मास सेम होगा, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। समझ में आया सबको? बिल्कुल। तो ये आइसो बार एलिमेंट है व्हाट, सेम मास नंबर। बढ़िया, CDS1 2025 का क्वेश्चन कर दिए। यहाँ पर देखो, आइसोटोप, आइसोटोन्स, आइसोटोप, आइसोटोप एटॉमिक नंबर विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, सही। आइसोबार एटम्स विद सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये पता, आइसोटोन को डिफाइन कर दिया। आइसोटोन ये होते हैं पता, कि सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक न्यूट्रॉन बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो एन से आपको न्यूट्रॉन याद आ जाएगा, आइसोटोन, और नंबर डिफरेंट कर देना। आइसोबार क्या होता है, एटम्स विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो ये दूसरे वाले का, ये भी गलत है। तो कितने सही है, ओनली वन इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए, दो आइसोटोप हैं क्लोरीन के, क्लोरीन के। तो पहली बात तो क्या पता होना चाहिए कि ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला है मास, ठीक है, और जो नीचे वाला है ये क्या है, एटॉमिक नंबर। नीचे वाला एटॉमिक नंबर है। और आइसोटोप का जो मास है, ठीक है, नहीं, आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होता है और ये डिफरेंट होता है। तो ऊपर वाला कहीं सेम तो नहीं है, नहीं है। आप देख लो, नीचे वाला जहाँ पर डिफरेंट है वो हटा दो, ये आंसर नहीं हो सकता है, ये आंसर नहीं। तो आंसर इन दोनों में, आंसर पता क्या होगा, आपने देखा होगा क्लोरीन का 35.5 आता है, तो इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करके देख लें, 35.5 आएगा, मगर इन दोनों का नहीं आएगा, तो ये गलत है। क्लियर? तुक्केबाजी में नहीं बता रहा हूँ, आपने यदि याद करा है ना, मास, एवरेज मास 35.5, तो आप इसको करके देखोगे ना तो आ जाएगा 35.5 U, ठीक है, क्लोरीन का। क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर क्लियर है, हर चीज़ का लॉजिक बताता हूँ, ऐसे ऊपर नीचे से कुछ भी नहीं। आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन बताओ, आइसोटोप की सिमिलर प्रॉपर्टी होती है, क्यों होती है पता है? आइसोटोप की सिमिलर प्रॉपर्टी
इसलिए होती है, केमिकल प्रॉपर्टी इसलिए होती है बिकॉज दे डू हैव सेम एटॉमिक नंबर। और याद रखना ये जो एटॉमिक नंबर है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर क्लियर है। सेम एटॉमिक नंबर है इसलिए उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो अब कंक्लूड कर दूं सब कुछ, ये लो ठीक है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लिख लो। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आइसोटोप। आइसोबार मतलब सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोन्स एन आ रहा है मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट एटॉमिक एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों डिफरेंट है, दोनों। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बट डिफरेंट एटम है और आयन है। इनका अभी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन इस प्रकार से जब आपको आए ना कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इज 8, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, सॉरी एटॉमिक नंबर क्या है, आपको 8 दे रखा है, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल इट गेन टू फॉर्म कंपाउंड, ठीक है। तो कभी भी गेन और लूज वाला क्वेश्चन है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लूज करेगा। देखो मैं आप सभी को एक बात बता रहा हूँ, यदि ज़्यादा है तो क्या करना चाहिए, गेन करना चाहिए। कम है तो लूज करना चाहिए। ये ऐसी बेसिक फिलॉसफी होती है। मगर ये डिपेंड पता काय के ऊपर करता है, ये डिपेंड करता है शेल के ऊपर। मैं आपको सिखाता हूँ कैसे। देखो हमेशा मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले तो मैं आयंस बता दूँ, ठीक है। आयंस मैं आपको बता रहा हूँ। आयंस क्या होते हैं, चार्ज स्पीसीज होती है। दीज आर द चार्ज्ड स्पीसीज, ठीक है। चार्ज स्पीसीज होती है, दो प्रकार की होती हैं। एक होते हैं पॉजिटिव आयंस और एक होते हैं नेगेटिव आयंस। जो पॉजिटिव आयंस है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायंस बोलते हैं। और जो नेगेटिव आयंस है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अनायंस बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया सर? बिल्कुल सर समझ में आ गया। दोनों चीज़ें क्लियर है, बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर है। जोरदार ज़बरदस्त जिंदाबाद, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ठीक है। एक जो जितने भी देखो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये पता काय में प्रेजेंट रहते हैं, ये रहते हैं शेल में मौजूद। शेल्स मतलब कि एक न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अराउंड एक शेल ये है, ठीक है। एक शेल ये है, एक शेल ये है, ऐसे कर करके शेल है, ठीक है। अब ये शेल को इसको क्या बोलेंगे, के, इसको बोलेंगे एल, इसको बोलेंगे एम, ठीक है। के 1 नंबर की, 2 नंबर की, 3 नंबर की। यदि आपसे पूछे जाए, अब यदि आपको निकालना है किस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, तो ये निकलता है 2n स्क्वायर रूल, ठीक है। 2n स्क्वायर रूल, ठीक है। ये क्या बताता है, ये बताता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये कौन से नंबर की शेल है, 1, ये 2, ये 3, तो ये n की वैल्यू है, बेसिकली n की वैल्यू। तो 1 में कितना होगा, ठीक है, के क्या होगा 2, 1 का स्क्वायर, ठीक है। एल क्या होगा 2, 2 का स्क्वायर। एम क्या होगा 2, ठीक है, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितने आएंगे, पहली वाली में 2, दूसरी वाली में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, आखिरी वाली में 18, ठीक है। लिख दे रहा हूँ 18। अब मेरी बात सुनो, मगर जो अपन, ठीक है, ये 2 8 18 ऐसा है, एक अव्वाऊ प्रिंसिपल आता है, अव्वाऊ, ठीक है, जो कि आपके मतलब इसके हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। मगर नॉर्मली मेरी बात सुनना, जो अभी आप 20 तक, एटॉमिक नंबर 20 ये जो मैंने बताया ना, इस 20 तक आप कभी भी, सुनना मेरी बात, आप कभी भी वैलेंसी निकालोगे, ठीक है। वैलेंसी फाइंड करने के लिए आपको शेल बनानी चाहिए, शेल बनाना आना चाहिए, जो कि मैं अभी आपको सिखाऊंगा। वो कैसे निकालेंगे, 2 8 18 मत करना, आप क्या करना 2 8 8 18 32, बस इतना याद कर लो, कुछ भी याद। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे याद करना है। क्वेश्चन करते हैं क्लियर होगा कैसे। सुनो, इफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 11, ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो एक बात बताऊं तुमको, यदि तुम्हें एटॉमिक नंबर पता है 20 तक का, ठीक है, 20 टिल 20, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे यहाँ तक
ये 20 तक ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब सेम है टिल 20, ठीक है, टिल 20 एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? ये सेम है भाई, दोनों सेम है। तो अब एक बात बताऊं मैं आपको, यदि मैं आपसे बोलूं अभी आगे अपन वैलेंसी पढ़ेंगे, वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं पता है आपको? वैलेंसी फाइंड करते हैं शेल बनाकर, ठीक है, शेल्स बनाकर वैलेंसी फाइंड करते हैं। देखो वैलेंसी तो रटना पड़ता है वो तो, मगर फाइंड करना भी सिखाऊंगा। शेल बनाकर वैलेंसी फाइंड करता है। मेरी जान शेल काई से बनती है? शेल बनती है इलेक्ट्रॉन से। तो यदि एटॉमिक नंबर तुमको पता है तो तुमको नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 20 तक, ठीक है, समझ में आया? और यदि तुमको इन तीनों चीज में से कुछ भी पता है तो तीनों सेम ही होंगी। कहाँ तक? 20 तक, तीनों सेम ही होंगी। मेरे कहने का मतलब है भाई, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 है। समझ में आ रहा है? ये मैग्नीशियम का केस है, समझ में? तो इस मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+ कैसे आई, वो अपन शेल बनाकर अब भी निकालते हैं, ठीक है, समझ में आया? यहां पर देखो मैं आपको बता रहा हूं, अब तुमको क्या दे दिया? एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो अब सुनो, अरे भाई ये क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर तेरे को कितना गिवन है? एटॉमिक नंबर है 11, तो 11 तक तो सर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 है। और मेन चीज़ जो हमको ध्यान देनी है वो क्या है? मेन चीज़ ये है 11। तो अब मेरी बात सुनो, पहली शेल में 2 आएंगे तो 2 डाल दो यहाँ पर, ठीक है सर, 2। दूसरी शेल में 8 आएंगे तो 8 डाल दो यहाँ पर। तो अब बचे कितने? आपने 2 डाल दिए, 8 डाल दी, ठीक है, बचे कितने? 1। मगर तीसरी शेल में 2 8 8 है ना, 80 नहीं 8 आएंगे, ठीक है। ये के शेल, ये एल, ये एम, ये एन, फिर यहाँ 80। आप सिर्फ इसी को देखो, वहाँ तक तो बात ही नहीं जाएगी ना। अब 2 8 हुआ, 10 हो गए, 1 बचा तो 1 आपने यहाँ लिख दिया। अब एक बात मेरे को बता, इस शेल को फुलफिल करने के लिए, इस शेल को फुलफिल करने के लिए इसके पास 2 ऑप्शन है, इसके पास 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन क्या है? या तो सुनना मेरी बात, ये 7 गेन कर ले या तो 1 लूज कर ले। आसान क्या है? अरे भाई 1 लूज करना, क्योंकि 1 कम को लूज करना आसान है ना। और कभी भी इंसान लूज करता है, जैसे दान करता है ना, तो पॉजिटिविटी आती है, और गेन करता है, उधार लेता है, तो बर्डन आता है, तो नेगेटिव। समझ में आया? तो प्लस, तो वैलेंसी Na की कितनी, एटॉमिक नंबर जो भी होगा इसकी वैलेंसी पता कितनी होगी? एटॉमिक नंबर 11। अब आप देखोगे क्या है, हा ही ली वी ऐसे करके जब फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा सोडियम। इट इज टॉकिंग अबाउट सोडियम, क्योंकि वहां पर क्या जाएगा? ना, ठीक है, वहां पर क्या आएगा? ना। तो ये आ गया Na, जिसका एटॉमिक नंबर है 11 और जिसकी वैलेंसी पता कितनी है? +1। क्लियर है सभी को? तो आंसर इसका पता क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इतना तो कोई तुमको समझाएगा भी नहीं, जो मैं बच्चे जैसे बता रहा हूँ ना, तुमको सीधे लगवा देगा, क्योंकि भाई आपको याद करना पड़ता है, ये वाला टेबल याद करना पड़ेगा, हर एक बच्चे को याद करना पड़ेगा। सोडियम की वैलेंसी +1 है, पोटेशियम की +1 है, सिल्वर की +1 है, कॉपर ये कौन सा है? ये है क्यूप्रस, है ना। और इधर वाला जो एक और होगा वो होगा क्यूप्रिक, जिसमें 3 होता है, ये वाला। अब सुनो, ये छोड़ो आप, तुम क्यूप्रस, ठीक है, वो तो आ जाएगा, आपको जो देना होगा। नाउ लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। मैग्नीशियम की कितनी है? +2, कैल्शियम की +2, जिंक की +2, आयरन की +2, कॉपर की +2, है ना, एल्यूमिनियम की +3। अब सुनो, ये जो है ये फेरिक है भाई, ये है फेरिक, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये है फेरस, ये है फेरिक और ये है फेरस, ठीक है। नाउ लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, ठीक है। हाइड्रोजन H+, हाइड्राइड H-, फ्लोराइड का HCl-, ब्रोमाइड का Br-, आयोडाइड का I-, ठीक है। ऑक्साइड का 2-, सल्फाइड का 2-, IDE आ रहा है ना, नाइट्राइड N3-। ये तो आपको याद होंगे, मेरे को पता है, ठीक है। अमोनियम का, है ना, इसका +1, नाइट्रेट का -1, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट का -1, कार्बोनेट का 2, देखो ये जितने भी कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, इन सभी का 2- है, ठीक है। फॉस्फेट का 3-, ठीक है। ऐसे करके आप ऐसे लिख सकते हो अपनी कॉपी में, डिज़ाइन बनाकर, नोट्स बनाकर। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि फॉर एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, मास नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट।
तो जब आप यहाँ पर देखोगे ना, द वैलेंसी ऑफ ए एल इज 2, गलत भाई। जो ए एल की वैलेंसी है वो +2 नहीं होती है, वो बच्चे +3 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यहाँ पर सीधे क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अनायंस हैज अ वैलेंसी ऑफ -3। नाइट्राइड की वैलेंसी क्या होती है, -3। अभी बताई मैंने, ये लिखा है नाइट्राइड की वैलेंसी -3। क्लियर है सर? क्लियर है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी मैंने आप सभी को समझा दिया। क्वेश्चन करते हैं, तो क्या पूछ रहा है कि विच इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो भाई ये 7 पहले छोटा कैसे आ गया, पहले 8 आएगा, ठीक है। 288 हो ही नहीं सकता है, 78 ये भी गलत है, 287 सही है। 287 पता क्लोरीन का है, कैसे? क्लोरीन जब आप काउंट करोगे ना तो क्लोरीन आएगा 17, और 17 का बनाओगे तो 2 8 7। अब एक गेन कर लेगा, क्या बना लेगा, Cl-1। दैट्स इट। आगे बढ़े, यहाँ पर क्या लिखा है, टू एन एलिमेंट। अब देखो ऊपर जा रहा है, टू एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस शेल बेस्ड ऑन बोर मॉडल। बोर मॉडल थोड़ी देर में पढ़ेंगे, मगर यहाँ पर मेरी बात सुनो। अब एटॉमिक नंबर तेरे को क्या दिया है, एटॉमिक नंबर 35 है, तो थोड़ा सा जो अबवाउ प्रिंसिपल मैंने नहीं पढ़ा है, मगर एक चीज़ मैंने बताई है, जब एटॉमिक नंबर 35 30 ऐसा हो 25, तब आप क्या करना, तब आप करना जो है वैसा, क्या, 2n² रूल लगाना। तो 2n² रूल के हिसाब से 2 8 18 32 ऐसे कर करके एंड सो ऑन, ठीक है। 2n² रूल अकॉर्डिंग टू 2n² रूल, ठीक है। और इन जनरल जो अपन यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अप टू 20 इन जनरल जो अपन यूज़ करते हैं वो क्या है, 2 8 8 18 32, ठीक है, ऐसा करके एंड सो ऑन 64 ऐसे करके। अब यहाँ पर देखो किसी का 35 है, तो 2 यहाँ आ गए, 8 यहाँ आ गए, तो कितना हो गया, 10 हो गए। और एक काम करो, 18 और ले लो, तो 18 और 10 28 हो गया। तो अब बचे कितने, 28 हो गए। 35 में से जब आप 28 माइनस करोगे तो बचेगा 7। अब बचे 7, आपने लगा दिए 7 यहाँ पर। तो क्वेश्चन में पता क्या पूछ रहा है कि इसमें से करेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल कौन सा होगा। वैलेंस शेल का मतलब पता क्या होता है, वैलेंस कभी भी बोले, वैलेंस शेल, वैलेंस सेल मतलब कि आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे। तो आप देख लो 7 हैं, तो लगा दो भाई, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यहाँ पर क्वेश्चन देखो सर, अब क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन शेल। तो K L M N 1 2 3 4, K L M N, तो N की वैल्यू 4, 2n² रूल, तो 2 4 का स्क्वायर मतलब 4 4 से 16 2 से 32, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मजा आया? बिल्कुल सर। द नंबर ऑफ बैलेंस, अब देखो, अब समझो ऊपर क्या पूछा, एक पूछेगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो आप 2n² रूल से लगा देना, ठीक है। हर एक पॉसिबिलिटी के सवाल करवा रहा हूं भाई मैं, मतलब यदि कोई ब्यूटी ऑफ क्वेश्चन देखेगा ना, देखो मैं यहां पर बता रहा हूं, सुन बच्चे, ठीक है। तेरे से क्या पूछ लिया, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सुनना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काय का, ऑक्सीजन का। तो तूने पहले एक काम करा कि, एक मिनट, तूने क्या करा, पहले ऑक्सीजन का नंबर फाइंड करा, हा ही ली बी बा का ना, सॉरी ना ओ, मतलब 8 आया ऑक्सीजन। तूने फाइंड करा ऑक्सीजन का नंबर, तो यहां पर तूने लिखा ऑक्सीजन नंबर कितना है, 8, ठीक है। अब 8 का तूने शेल बनाना चालू करा, ठीक है, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 6, अब बचे 2। अब अकॉर्डिंग टू दिस सर आपने बताया था, ये पूछ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये पूछ रहा है, सुनना ध्यान से, ये पूछ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मगर मेरी बात सुनना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 चीज़ों के पूछ सकता है, ठीक है, 2 चीज़ों के। एक पूछ सकता है, अच्छे से इरेज करके बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ, कसम है तुमको, ठीक है, भारत माता की, ध्यान से सुन लेना, ठीक है, एकदम ध्यान से। आ जाएगा ना सवाल तो फिर मेरे नाम से रोते मत बैठना एग्जाम में, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ, समझ लो, अभी बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ, ऐसे बोलेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ, या तुमको बोलेगा ऑक्सीजन
आयन का, या फिर बोलेगा सिर्फ ऑक्सीजन का। यदि तुमको, सुनना मेरी बात, यदि तुमको आयन स्पेसिफिक करे, तो ये जो आयन स्पेसिफिक करे ना, तो याद रखना कभी भी आयन स्पेसिफिक करे तो आयन स्पेसिफिक में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओगे ये आएगा। अरे यार, ये यार नए लैपटॉप में ना थोड़ा पैन का दिक्कत आ जाता है, कोई बात नहीं, सुनना मेरी बात। यदि तुमसे काय का पूछता, यदि आपसे पूछता कि भैया मेरे को बता दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यदि यहाँ पर इसकी जगह ऑक्सीजन बोलता बस, तो पता कितना होता आंसर? आखिरी में देख लो 6, आखिरी में 6, आखिरी में 6, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 6। बस आउटर मोस्ट बता देना। बताना तो इसमें भी आउटर मोस्ट है, आयन में भी, बट आफ्टर गेन और लूज। कैसे? फाइनल आंसर देना है आयन में। भाई 6 है तो इसके पास 2 ऑप्शन है। क्या 2 ऑप्शन है? या तो 2 गेन करेगा या फिर 6 लूज करेगा। बढ़िया ऑप्शन क्या है? सिर्फ 2 गेन कर लेते हैं, लूज करने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो 2 जब गेन करेगा, अब यहाँ पर 6 + 2 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो 8 हमसे क्या आयन पूछेगा तो 8, ऑक्सीजन पूछता तो क्या हो जाता? 6। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आयन। अब कोई बोल दे समझ में नहीं आया। अब बेटा एक सवाल भी गलत करके आ गए ना, ये माइनर मिस्टेक तुम लोग करते हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, भैया ने मतलब बता दिया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, ये तो बता दिया। भैया ने ये भी बता दिया कि मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं, 2n² रूल। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयन का पूछेगा तो कैसे निकालेंगे वो भी बता दी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम का पूछेगा तो कैसे निकालेंगे वो भी बता दी। खत्म कर दो मेरे को बस आप, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ एकदम धांसू वाले। इसमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? Na, N+, ये पता है ये ऊपर आयन बना है, ठीक है, और ये यहाँ पर जो दिख रहा है ये क्या है? ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो Na का पहले देखना जरा। Na का क्या होता है भाई? 11 होता है। Na का 11, तो 2, 8, 1, तो 1 काय में होगा पता? Na के लिए तो 1 होगा, Na के लिए 1 यहाँ पर है, ये यहाँ 7 है और यहाँ 8 है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, मगर आयन का पूछेगा, ठीक है, यदि आयन Na+ का पूछेगा तो भाई तू एक काम कर, 2, 8, 1 तो तू कर 2, 8, 1, ठीक है। अब इसके पास 2 ऑप्शन है। क्या 2 ऑप्शन है? या तो 1 लूज कर दो भैया, या तो 7 गेन कर लो। क्या करेगा? गेन तो करेगा नहीं, लूज कर देगा। तो ये लूज कर दिया तो ये हट गया, ये तो गायब हो गया। अब बचा क्या? 8, तो हमारे पास 8 हो जाएगा। तो ये 8 ही आ गया, ऑप्शन नंबर माइनस करेक्ट। सेम क्लोरीन का निकाल, ठीक है। बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। क्या हुआ? लव लेटर नहीं मिलते हैं तो बच्चों के बड़े बड़े कमेंट देखकर ही दिल खुश हो जाता है। एक कप चाय होती ना तो मज़ा आ जाता है यार। गला सूख रहा है थोड़ा। कितने घंटे का सेशन हो गया वो देख लूँ भैया। 1 घंटे 10 मिनट, बस 10 मिनट में सेशन ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, करें खटाखट क्वेश्चन। सुनो मेरी बात, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर बाउंड इन न्यूक्लियस। अरे भाई न्यूक्लियस ये है, ठीक है, यहाँ पर प्रोटॉन है, यहाँ पर न्यूट्रॉन है, तो दोनों काफ़ी, ये क्या है? प्रोटॉन, ये क्या है? न्यूट्रॉन, तो दोनों आपस में बहुत पास पास है, समझ रहे हो। मगर इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, रेंज इनकी बहुत कम है, ठीक है। रेंज, शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। अच्छा चलो तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। कभी भी मोल वाले क्वेश्चन आए ना उसमें याद रखना, ठीक है। मैं मोल का कंसेप्ट तुमको बताता हूँ कि मोल होता क्या है, सुनना। मोल किसी भी चीज़ का इज अ क्वांटिटी नंबर इन विच इट्स मास इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास बट इन ग्राम। कैसे समझाने? देखो मैंने तो तेरे से पूछा 1 दर्जन, मतलब 1 दर्जन जैसे याद आता है तो 12 याद आता है। 1 घंटा, सॉरी 1 दिन मतलब 24, मतलब 24 घंटे, ठीक। माना कि 1 घंटे में कुछ सेकंड भी होते हैं, कुछ मिनट भी होते हैं, बट स्टिल, ठीक है। 1 डिकेड बोला मतलब 10,
एक डिकेड बोला तो 10। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन, उसी तरीके से एक मोल बोला तो कितने नंबर पता है? 6.022 इंटू 10⁻23। और यही आपका अवोगाड्रो नंबर है। ठीक है, अब यदि मैंने बोल दिया 2 मोल, 2 मोल में कितने नंबर पार्टिकल होंगे, तो आप क्या करोगे? 2 इंटू 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। मैंने पूछ लिया 4 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, तो मैं बेसिकली पूछ क्या रहा हूं मेरी जान? मैं पूछ रहा हूं तेरे से नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। ठीक है, कितने मोल में? 2 मोल में, मतलब नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और आप उसका मल्टीप्लाई कर, क्योंकि आपको 1 मोल के पार्टिकल्स पता है कितने, एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो ये आ गया, फॉर्मूला आ गया भाई। ठीक है, अब एक बहुत ही प्यारी बात बताऊं आपको, ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स ये किसके बराबर होता है पता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मजा आ गया सर। ठीक है, अब चाहो तो इस चीज की वैल्यू पुट यहां कर दो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। अब सुनो मेरी बात, और आगे थोड़ी थ्योरी देख लो। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल इज ऑल्सो फिक्स। ठीक है, 1 मोल का मास भी फिक्स है। अब देखो, यदि मेरे को बोलना हो एटॉमिक मास गिव्स द मास ऑफ 1 एटम बट इन यू, अब जैसे मेरे को देखो, मैं ये सब थ्योरी क्या है मैं आपको समझाता हूं। मैंने तेरे से पूछा कार्बन का मास बता कितना है, तूने क्या बोला? तूने बोला सर कार्बन का मास है 12 यू। तूने क्या बोला? कार्बन का मास है 12 यू। अब मैंने बोला कार्बन के एक एटम, मैंने दोबारा बोला, मैंने बोला कार्बन के एक एटम का मास बता। यहां पर लिख रहा हूं, मैंने बोला सुनना 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 सुनना, बहुत गहरी बात, बहुत गहरी बात। मैंने बोला कार्बन के एक एटम का मास बता मेरे को। ठीक है, आपने क्या बोला? सर 12 यू। अब मैंने बोला उसी कार्बन के एक एटम में भी कई सारी यूनिट है, उस एक एटम के 1 मोल का मास बता। अब आप क्या बोलोगे पता है? 12, सेम 12 बोलोगे, सेम, बट यहां पर आंसर क्या जाएगा? ग्राम में। यही होता है मोल। तो मोल मतलब क्वांटिटी के भीतर क्वांटिटी। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ो, क्वांटिटी नंबर इन विच इट्स मास इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास। इसका मास एटॉमिक मास के बराबर है बट इन ग्राम, बस यूनिट अलग है। जैसे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 यू, मगर हाइड्रोजन के एक एटम का कितना होगा? हो जाएगा 1 मोल का 1 ग्राम। दैट्स इट, खत्म हो गया। ये फॉर्मूला लिखा है, क्वेश्चन एक सॉल्व, ये ऊपर प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहा हूँ भाई आपको। मास ऑफ 0.5 मोल। ठीक है, तो मास पूछ रहा है आपसे ऑफ 0.5 मोल, मतलब बेसिकली फॉर्मूला कौन सा लगाना है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। यही होता है नंबर ऑफ मोल्स, बिल्कुल सर, यही नंबर ऑफ मोल्स होता है। अब मेरी बात सुनिए, गिवन मास कितना है? ठीक है, सुनना, अब इसमें क्वेश्चन क्या होगा। अब तुमको N2 गिवन है। ठीक है, तेरे को N2 गिवन है, इससे तुम क्या निकाल सकते हो? गिवन मास या मोलर मास? मैंने तो आपको मोलर मास निकालना सिखाया है। मोलर मास कैसे? इसका होता है 14 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना हो जाएगा? 28। तो आपको फाइंड करना है गिवन मास, तो गिवन मास अपॉन 28, नंबर ऑफ मोल कितना बोला है? 0.5 मोल, 0.5, ये हटेगा 10, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8। तो मास, गिवन मास कितना जाएगा? ये जाएगा सर 14 ग्राम। तो सर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मजा आया कि नहीं? सर आप बहुत ही प्यारे हो, क्या करूं भाई, मेरे माँ बाप ने बहुत प्यार से मुझे बड़ा किया है ताकि मैं आपको पढ़ाऊं। नहीं आता हूँ, नहीं तो बच्चे सेशन छोड़ के भाग जाएंगे। ठीक है, चलो, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले, फिर क्या कर लोगे? नंबर ऑफ मोल्स बताना है, फिर तो पता तो है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 52। मोलर मास हीलियम का 4 आ जाएगा, बस 4 1 4,
4 3 से 12, 13 यू आंसर। नंबर ऑफ मोल्स 30, 13 यू कहाँ जोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे ये लगा देना, पार्टिकल्स लगा देना और क्या, ये भी आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स इजीली फाइंड कर लोगे आप, ठीक है। तो आप कुछ होमवर्क में भी दे दूँ भाई, हाँ, होमवर्क क्वेश्चन ट्राई करना, दूसरे वाले सेशन में बता दूंगा, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन देख लो, तरीका 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस का मतलब पता क्या है? आपको निकालना मास ऑफ, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल 0.5 गिवन है, गिवन मास काय का, गिवन मास निकालना है। मोलर मास नाइट्रोजन का कितना होता है 14, उसको हटाओ, ये 10, 5 2 2 7, 7 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे का निकल जाएगा। नाइट्रोजन एटम पूछेगा तो उसको N2 कंसिडर कर लेना, ठीक है। चलो अब फाइनल टॉपिक आता है भैया डिस्कवरी का, ठीक है। डिस्कवरी, डिस्कवरी मतलब चैनल नहीं भाई, ठीक है। डिस्कवरी मतलब समझो क्या, डिस्कवरी मतलब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स, हम बात करने वाले हैं प्रोटॉन्स, हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियस, हम बात करने वाले हैं न्यूट्रॉन्स, ठीक है। चलो सुनो मेरी बात, पहला क्वेश्चन किसने क्या करा, ठीक है। तो ऐसे अभी तो मैं, तुम पता इस सेशन के एंड में ऐसे लगा दोगे, गोल्डस्टीन प्रोटॉन, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन, जॉल डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। और सर ऐसे कैसे कर दिया आपने। अब स्टार्ट करते हैं ना, पहले कहानी शुरू होती ई गोल्डस्टीन से। ई गोल्डस्टीन ने पता क्या करा, इन्होंने डिस्कवर करी द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन अ ग्लास डिस्चार्ज, जिसको कैनाल रेस बोलते हैं। कैनाल रेस, एक एक वर्ड याद करना बेटा, इनके ना अब वैसे क्वेश्चन नहीं आ रहे जैसे आप सोचते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और जब भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना तो बच्चे को सिर्फ एक ही चीज़ याद आती, कपिल भैया के नोट्स, ठीक है। तो ईमानदारी से पढ़ लो जो भी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। ये जो कैनाल रेज हैं, दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन, ठीक है। अब याद रखना, ये रेडिएशन की वजह से इट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो कभी भी आपसे पूछे कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी, माना कि डायरेक्टली ई गोल्डस्टीन ने नहीं करी, मगर ई गोल्डस्टीन यदि ऑप्शन में हो तो टिक कर देना, ठीक है। बढ़िया। प्रोटॉन का मास जो है 2000 गुना है इलेक्ट्रॉन के मास से। डेल्टन, देखो जो डिस्कवरी थी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, इट लेड टू द फेलियर ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। मैंने बोला था कि उसने क्या बोला था, इंडिविजिबल, डिवाइड नहीं हो सकता। तो यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल होगी, समझ में आया। तो अब जे थॉमसन क्या बोलते हैं यहाँ पर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन द मॉडल ऑफ एन एटम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो जे थॉमसन क्या बोलते हैं, जे थॉमसन ने दिया प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। एक जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से मिलकर बनता है। यहाँ पर जो स्फीयर आपको दिख रहा है ना, ये जो स्फीयर मतलब तरबूज का हरा वाला पोर्शन, ठीक है, तरबूज का हरा वाला पोर्शन, लाल वाला पोर्शन, वो सारा का सारा कंप्लीट इंटायर, ठीक है, हरा वाला बाहर का भी और लाल वाला भी, वो क्या पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए हैं। तो वाटरमेलन की जो सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये समझ में आया, यही जे थॉमसन है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने करी। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये भी जे थॉमसन ने बताया कि भाई जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, मतलब एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन करें, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पॉजिटिव चार्जेस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, नहीं ऑल ओवर, पॉजिटिव चार्ज हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कि जो वाटरमेलन है, यदि मैं वाटरमेलन की बात करूं तो उस वाटरमेलन का आउटर ग्रीन भी इन्वॉल्व है और इनर रेडिश भी इन्वॉल्व है, ठीक है। और जो यहां पर सीड्स हैं वो क्या है, दीज आर दी इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स इट, मजा आ गया भैया, ठीक है। क्लियर है ना सभी को। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात सुनिए। व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल इन रुदरफोर्ड स्कैटरिंग। फिर से रुदरफोर्ड, फिर से रुदरफोर्ड, चलो तो रुदरफोर्ड, फिर से रुदरफोर्ड। भाई रुदरफोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब समझो, रुदरफोर्ड का मॉडल पता है। रुदरफोर्ड पहली बात तो फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। इन्होंने पता क्या करा था, एक गोल्ड की फॉइल ली,
ठीक है, फॉइल मतलब शीट, गोल्ड की फॉइल ली, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल चला है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल ऐसे ऐसे चला है उस सीधे, ठीक है, डबली चार्ज हीलियम आयन, ठीक है, ये जो अल्फा पार्टिकल मेड अप ऑफ डबली चार्ज हीलियम आयन जिसका हीलियम का मास 4u होता है, शीट गोल्ड फॉइल की बात चल रही है यहाँ पर, गोल्ड फॉइल क्योंकि काय से मिलकर बनी हुई है, डबल चार्ज हीलियम आयन, ठीक है, एक ऐसी पतली लेयर, ठीक है, एक ऐसी पतली लेयर जिसमें 1000 एटम घुसे हुए हैं, ठीक है, 1000 एटम जितनी थिक है वो, मगर है पतली, इसलिए इसका इस्तेमाल करा था, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या देखने को मिला था, कुछ तो स्ट्रेट निकल गए, ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन में एकदम दिख रहा है, ठीक है, सम ऑफ देम वेंट स्ट्रेट, ठीक है, सम ऑफ देम वेंट स्ट्रेट, इससे क्या पता चलता है, कोई ना कोई खाली जगह होगी एटम में, इसलिए स्ट्रेट चले गए। सम ऑफ देम डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, कुछ भाई ये डिफ्लेक्ट हो गए, ऐसे करके डिफ्लेक्ट हो गए, क्योंकि क्या बता रहा है कि पॉजिटिव चार्ज इज इन एन एटम इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो पॉजिटिव चार्ज है ना एटम में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब न्यूक्लियस है यहाँ पर, तो ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब न्यूक्लियस है यहाँ पर। वेंट बैक टू 180 डिग्री, अरे भाई कुछ ऐसे आए, ठीक है, कुछ ऐसे आए, ठीक है, और वहीं के वहीं वापस चले गए। इससे पता क्या पता चला, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पॉजिटिव चार्ज वो काफ़ी कम है, वो एकदम कम है, क्यों पता है, क्योंकि कुछ ही है जो 180 से एकदम वापस गए, यदि ज़्यादा होते तो ज़्यादा चली जाती, ठीक है, समझ में आया। इसके बेसिस पर यहाँ पर आया रुदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल। न्यूक्लियर मॉडल ने पता क्या बोला, समझना मेरी बात ध्यान से, सारे क्वेश्चन इसके बाद कर देंगे। इन्होंने बोला कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी पहली बात तो रुदरफोर्ड ने, कि न्यूक्लियस एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, पॉजिटिव है, ठीक है, न्यूक्लियस एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है एटम में, जिसमें सारा का सारा मास एटम का रिसाइड करता है न्यूक्लियस में, जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और जिसमें न्यूक्लियस का जो साइज है ना वो एटम से छोटा है। इतनी चीज बताई इन्होंने, 3 चीज बताई यहाँ पर, ठीक है, मगर इसका ड्रॉबैक क्या निकला पता है, ड्रॉबैक ये निकला मेरी जान कि इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर क्या बोला कि भाई अब देखो इलेक्ट्रॉन रोटेट करेंगे, ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, अरे भाई कभी ना कभी तो उसकी एनर्जी लूज हो जाएगी, और जैसे ही उसकी एनर्जी लॉस्ट हुई वो न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएंगे और एटम क्या बन जाएगा, अनस्टेबल। तो इसने स्टेबिलिटी का तो जिक्र ही नहीं करा, स्टेबिलिटी का तो जिक्र ही नहीं करा, ये उसका मेजर ड्रॉबैक है। तो अब आते हैं मेरी जान क्वेश्चन के ऊपर, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल इन रुदरफोर्ड स्कैटरिंग, तो हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है, बढ़िया सर, समझ में आया। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इंपॉर्टेंट ये है, क्या पूछ रहा है, रुदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन गोल्ड फॉइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। सर एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अरे यार ये बार बार ये क्यों आ रहा है, अब सुनो मेरी बात सारे बच्चे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, सही बात है भाई, एटम जो है वो स्टेबल ही नहीं है ना, राउंड हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद गिर जा रहा है, स्टेबल है ही नहीं। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, बढ़िया। एक बात, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस उन्होंने बता दिया था, कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस बता दिया था कि न्यूक्लियस छोटी एटम बड़ी है, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज ये भी बता दिया था, समझ में आया, बिल्कुल। यहाँ पर क्या है, which of the following statement are correct regarding the nuclear model of atom given by Rutherford? All mass of atom reside in nucleus, सही है। Electrons revolve around nucleus, बिल्कुल ये भी सही है। Atom has positive charge center called nucleus, ये भी सही है। सारी के सारे बताए, देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का लेवल देखो बाबू भैया। Which of the following findings is not observed in Rutherford nuclear model? पहला क्या बोला, there is a neutral center in an atom। अरे भाई जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, समझ में आ रहा है, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर दिमाग में रखना, ठीक है, नेगेटिव नहीं है, न्यूट्रल नहीं है। अब यहां पर देखो, रुदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हट साले, लेड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जे थॉमसन सजेस्टेड दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन होता है क्या, अरे भाई ये जे थॉमसन ने नहीं बोला था, ठीक है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज द सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, एकदम सही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एकदम सही है, बहुत बेहतरीन, लाजवाब, ठीक है। यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कुड नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम रुदरफोर्ड स्कैटरिंग पार्टिकल, कौन सा कंक्लूजन नहीं निकला था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, ये तो निकला था।
द रेडियस ऑफ एन एटम, रेडियस एटम की 10 की पावर 5 गुना बड़ी है न्यूक्लियस से। बिल्कुल, ये तो निकला था साइज के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट। भाई ऑर्बिट वगैरह की बात नहीं हुई थी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑर्बिट की बात नहीं हुई थी, ऑर्बिट की बात तो बोर ने करी थी भाई, बोर ने करी थी, समझ में आया। रुदरफोर्ड, यहां पर न्यूक्लियस लगा दो पहली बात तो। अब आगे अपन पढ़ते हैं बोर, ठीक है। बोर ने पता क्या करा था, बोर ने क्या बोला था, बोर का मैं आपको बता रहा हूं। बोर ने पता क्या बोल दिया था भाई, बोर ने ऐसा बोला था कि सिर्फ डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम, सिर्फ डिस्क्रीट ऑर्बिट। और इस डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते टाइम इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, तो स्टेबल है। इन्होंने जो स्टेबिलिटी वाला दिक्कत आ रही थी उसको सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन करना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट mentioned that an electron in an atom could not revolve in certain stable orbits without the emission of radiant energy। मतलब could revolve, not नहीं। तो यहां पर ये बता रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एटम में they could revolve stable orbit में without the radiant energy, मतलब बिना एनर्जी रेडिएट करे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये बताया बोर ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है, बोर का मॉडल। अब क्वेश्चन आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इन द न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। सो जेम्स चैडविक ने डिस्कवर करा था क्या, इन्होंने डिस्कवर करा था न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन मतलब नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं है। आपको बैकग्राउंड नॉइज आ सकता है थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, यहाँ पर नो चार्ज, ठीक है। न्यूट्रॉन का मास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू प्रोटॉन, और ये न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो न्यूट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय सर जेम्स चैडविक। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर करा, ठीक है, सही है सर, है ना। एल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मारी क्यूरी ने रेडियम, तो ओनली 3 इज करेक्ट, ठीक है, पहले 2 गलत है। तो जनाब बताइएगा कैसा लगा सेशन, ठीक है, नोट्स वगैरह बनाओ, मज़े करो। सो थैंक यू एवरीवन, यू शुड टेल मी, मैं क्यों बोलूँ आपको थैंक यू, मेहनत मैंने करी है। चलिए थैंक यू एवरीवन, ठीक है, थैंक यू बोल दिया, खुश रहो।